तो अब तक हम लोग बायोडाइवर्सिटी में काफी बातें कर लिए हैं और लास्ट क्लास में मैंने आपको शायद यहाँ तक बता दिया था, हॉट स्पॉट तक बताया था, है ना, राइट। हॉट स्पॉट का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। आज के लेक्चर में मैं आपको पहले एक छोटा सा टर्म बता देता हूँ कि डाइवर्सिटी 3 प्रकार की बोली जाती है। एक आपको मॉड्यूल में भी लिखा टर्म मिलेगा, अल्फा, अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, सुनना। मैंने एक इकोसिस्टम बनाया, सपोज दैट कि एक इकोसिस्टम है। एक ही इकोसिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो है अल्फा डाइवर्सिटी। ओके, अब एक इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी किस लेवल पे पाया जाएगा? जिस भी लेवल पे पाया जाए, चाहे वो जीन लेवल जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, चाहे वो स्पीसीज डाइवर्सिटी हो, चाहे वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो। एक इकोसिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। और जब हम लोग एक इकोसिस्टम का दूसरे इकोसिस्टम के साथ कंपेयर करने लगते हैं डाइवर्सिटी, तो बोलने लगते हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंसेस है दैट इज द बीटा डाइवर्सिटी। और जब हम क्या करते हैं, एक लैंडस्केप से सराउंडेड, एक लैंडस्केप से सराउंडेड कई सारे इकोसिस्टम के बीच में, कई सारे इकोसिस्टम के बीच में हम वहां पे डाइवर्सिटी को कंपेयर करने लगते हैं, दैट विल बी द गामा डाइवर्सिटी। तो देखो, अल्फा डाइवर्सिटी को क्या बोलोगे? अल्फा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम, इन द इकोसिस्टम और विद इन द इकोसिस्टम, विद इन द इकोसिस्टम, विद इन द इकोसिस्टम बोले हैं तो आंसर क्या होगा? अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन द इकोसिस्टम, बिटवीन का मतलब दो ही होता है, बिटवीन का मतलब दो ही होता है, बिटवीन द इकोसिस्टम, तो बीटा डाइवर्सिटी। एंड डाइवर्सिटी अमोंग द इकोसिस्टम, अमोंग का मतलब दो से अधिक होने लगता है, ठीक है, अमोंग द इकोसिस्टम, तब गामा डाइवर्सिटी। तो अभी मैंने जिस तरीके से बोला, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, एक इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी अल्फा, दो के बीच में बीटा और दो से अधिक के बीच में जब कंपेयर करेंगे तो गामा। इसी चीज को एग्जामिनर कई बार कम्युनिटी वर्ड लेके पूछ लेता है। तो मुझे एक बात बताओ, इकोसिस्टम में पाए जाने वाली कम्युनिटी, इकोसिस्टम के, एक इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाली कम्युनिटी, एक इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाली कम्युनिटी अल्फा डाइवर्सिटी की डाइवर्सिटी रखती होगी। दो इकोसिस्टम के बीच में पाए जाने वाली कम्युनिटी बीटा और दो से अधिक के बीच में गामा। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि सपोज दैट कि ये एक केवल प्लांट कम्युनिटी है, ओके, ये प्लांट कम्युनिटी है, ये एनिमल कम्युनिटी है, ठीक है, और ये माइक्रोबियल कम्युनिटी है, तीनों सेपरेट कम्युनिटी है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि केवल प्लांट कम्युनिटी के बीच के अंदर 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 जो डाइवर्सिटी है दैट इज द अल्फा डाइवर्सिटी। केवल एनिमल कम्युनिटी के अंदर जो है वो भी अल्फा डाइवर्सिटी, केवल माइक्रोबियल कम्युनिटी के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो भी अल्फा डाइवर्सिटी। यानी कि डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी, इन द कम्युनिटी, विद इन द कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी के अंदर अल्फा। अच्छा, अब अगर बोले कि इस प्लांट कम्युनिटी और एनिमल कम्युनिटी के बीच में अगर डिफरेंसेस देखने लगे तो बीटा। अगर इसको छोड़ के केवल इन दोनों को देखने लगे, केवल इन दोनों को देखने लगे तो बीटा। इन दोनों को छोड़ के इन दोनों को देखने लगे तो बीटा। अगर इन सबको एक साथ हम डाइवर्सिटी देखने लगे तो गामा। समझ में आया? यानी कि आपको तो वर्ड पकड़ के रखना, कुछ भी बोले, अगर बोले विद इन, विद इन तो अल्फा, बोले बिटवीन तो बीटा, बोले अमोंग तो गामा। सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा गामा। अरे भाई, सिंगल से लेके डबल से लेते हुए मल्टीपल तक चले जाओ, अरेंज कर दो। तो दिस इज द टर्म जो कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको नोट्स में लिखी हुई है, नोट्स में इकोसिस्टम के लेवल पर लिखी हुई है, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ लो, देखो। और फिर मैंने ऊपर में डायग्राम बना के कम्युनिटी के लेवल पे भी बता दिया, ठीक है। डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी, हेडिंग यही है, लेकिन यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ इकोसिस्टम और ऑब्लिक देके लिखा है कम्युनिटी। तो चीजों को आप समझना, और ये कम्युनिटी को समझाने के लिए ऊपर में एक डायग्राम बनवा दिया है। देखो, केवल एक कम्युनिटी के अंदर, प्लांट कम्युनिटी के अंदर देखेंगे तो वो अपने आप में अल्फा होगा, इसके अंदर भी देखेंगे तो इसके अंदर भी अपने आप में देखेंगे तो अल्फा होगा, इसके अंदर अपने आप में देखेंगे अल्फा होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में देखेंगे तो बीटा होगा, इन सभी के बीच में देखने लग जाए तो गामा। ठीक, तो यहाँ पे देख लो, अल्फा विद इन द, देखो हमने वर्ड पे अंडरलाइन कर दिया है ना, वही वर्ड ही पूछा जाता है, वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। बीटा का मतलब बिटवीन, और गामा का मतलब डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स ओवर द टोटल लैंडस्केप और ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब आप कह सकते हो अमॉन्ग द कम्युनिटी और अमॉन्ग द इकोसिस्टम, ठीक है।
तो आप अमोंग वर्ड यहाँ पे लगा सकते हो। तो एक छोटा सा टर्म था, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इसका लेना है ले लीजिए। अगर आप चाहें वहां अपने हिसाब से कुछ ऐड करने के लिए तो कर सकते हैं। अब इसके बाद आज मैं जो भी कुछ भी पढ़ाऊंगा इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखूंगा टाइम पास होगा। सब कुछ समझाने वाला पार्ट है, तो लिखने से कोई फायदा है नहीं, आप बस समझते चलिए चीजों को। मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। अब तक स्पीशीज किस किस तरीके से एक्सटिंक्ट हुए, मतलब स्पीशीज, देखो एक्सटिंक्ट होने का मतलब पता क्या होता है? देखो एक्सटिंक्ट होने का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज का मेंबर मिले ही नहीं। सुनना ध्यान से, एक्सटिंक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है लोकल एक्सटिंक्शन, ठीक है, और एक होता है ग्लोबल एक्सटिंक्शन। बच्चे कल भी सवाल भेज रहे थे मेरे को कि सर वो 2000 वाला बात समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल आइलैंड पे जो है लोग जब बसने लगे तो 2000 बर्ड खत्म हो गई, वहां की 2000 नेटिव बर्ड की स्पीशीज खत्म हो गई, और आप कहते हैं पिछले 500 सालों में 784 स्पीशीज एनिमल पूरे ऑर्गेनिज्म की खत्म हुई है। तो सर ये डाटा अकेले बर्ड इसको क्रॉस कर जा रहा है, तो फिर समझा रहा हूँ वही चीज आज मैं उस चीज को और समझा देता हूँ। ये जो एक्सटिंक्शन है ये लोकल एक्सटिंक्शन है, उस दिन भी मैंने बोला था, बस लोकल वर्ड यूज नहीं किया था। ये लोकल एक्सटिंक्शन है और ये ग्लोबल एक्सटिंक्शन है। अब क्लियर हुआ? नहीं अभी भी डाउट रहे तो वहां जाकर लिख लेना जहां नोट्स में था। ये ग्लोबल एक्सटिंक्शन है और ये लोकल एक्सटिंक्शन है। लोकल एक्सटिंक्शन का मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया की वो बर्ड अब वहां नहीं मिलती है। वहां पहले बहुत सारी बर्ड मिलती थी, वहां आइलैंड पर, ट्रॉपिकल आइलैंड पर, पैसिफिक मतलब ट्रॉपिकल आइलैंड पर जहां पे बसने लग गए लोग, वहां पर पहले 2000 से भी अधिक बर्ड मिलती थी, वो सब अब वहां नहीं मिलती है। मैंने ये नहीं बोला कि ग्लोबल डाइवर्सिटी लॉस हुई है बर्ड, लेकिन ये डाटा ग्लोबल डाइवर्सिटी का है। ग्लोबल डाइवर्सिटी लॉस हुई है, ग्लोबल एक्सटिंक्शन हुआ है। कितने लोग समझ पा रहे हैं लोकल एक्सटिंक्शन और ग्लोबल एक्सटिंक्शन में अंतर? हाथ खड़ा कीजिए। ग्लोबल एक्सटिंक्शन और लोकल एक्सटिंक्शन में अंतर है। तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि रेगुलर लोकल एक्सटिंक्शन में लीड टू ग्लोबल एक्सटिंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज? यस और नो? Regular extinction of regular local extinction of any species from different geographical area may lead to the global extinction of that species. Yes or no? Yes. अरे मैं कह रहा हूं कि आज इस पर्टिकुलर एरिया से लोकल एक्सटिंक्शन हुआ किसी स्पीशीज का, कल उस एरिया से लोकल एक्सटिंक्शन हो गया, कल उस एरिया से हो गया, कल उस एरिया से हो गया। एक समय ऐसा आया कि पूरे ग्लोब में वो पर्टिकुलर स्पीशीज कहीं मिल ही नहीं रही है। तो बताओ इस तरीके से भी एक्सटिंक्शन हो सकता है किसी स्पीशीज का? यस और नो? और इस तरीके से एक्सटेंशन इन जनरल नहीं देखने को मिलता है। तो एक्सटेंशन किस तरीके से होता है आइए मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं यहाँ पे जो भी बातें करूंगा वो दोनों मिक्स्ड टाइप का एक्सटेंशन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि लोकल एक्सटेंशन को अलग से हम बात कर रहे हैं और ग्लोबल को अलग से बात कर रहे हैं। मैं बस ये बता रहा हूं कि एक्सटेंशन किस प्रकार से होता है किसी का। एक होता है नेचुरल एक्सटेंशन, समझना बात को ध्यान से। आपने सक्सेशन भी पढ़ रखा है, आपको पता है इस नेचर में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है, कोई भी स्पीशीज आती है, तो वो अपने ही इन्वायरमेंट से रिएक्ट करती है और लॉन्ग टाइम के बाद अपने ही इन्वायरमेंट को बदल देती है, अपने ही इन्वायरमेंट को अपने लिए अनफेवरेबल बना देती है, और वो उस इन्वायरमेंट में खुद ही नहीं रह पाती है, और वो इन्वायरमेंट जो बदल के नया बना है वो किसी दूसरे स्पीशीज के लिए फेवरेबल हो जाता है और दूसरा स्पीशीज आ जाता है। इतने जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, इवोल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा, जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है तब से ये अर्थ का एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, क्यों? ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर लगातार चेंज हो रहा है। चेंज होने की वजह से लगातार कई सारे स्पीशीज जा रहे हैं और कई सारे नए स्पीशीज आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर स्पीशीज जा रहे हैं तो आ भी तो रहे हैं, लेकिन जा भी तो रहे हैं ना, तो हम तो टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन में उस एक्सटिंक्शन को भी तो इंक्लूड करेंगे ना। और मैंने आपको यह भी बोला था कि ये स्पीशीज का आना और जाना दिस इज द पार्ट ऑफ नेचर। मैंने आपको कहा था यहाँ इस नेचर में कोई भी परमानेंट नहीं है, हर किसी को एक दिन जाना है, हर कम्युनिटी को एक दिन रिप्लेस होना है। तो ड्यूरिंग द पास्ट 1000 ईयर्स ऑफ ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कई सारे स्पीशीज आए, कई सारे स्पीशीज गए, तो जो गए वो एक्सटिंक्ट ही हो गए। दैट इज अ नेचुरल एक्सटिंक्शन, फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड, मास एक्सटिंक्शन। क्या इसकी बात पहले हो चुकी है? यस और नो? मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? सुमन क्या बताया था? मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? नेचुरल सडन, हाँ, नेचुरल सडन हो जाए, आपदा आ जाए, ठीक है, लेकिन नेचुरल
ये नहीं कि पुतिन बम गिरा दिया तो वो नेचुरल नहीं है, वो भी सडन ही होगा, लेकिन वो नेचुरल नहीं है ना, वो तो मैन मेड है ना। न्यूक्लियर बम नेचर में थोड़ी बना है, वो तो बनाया गया है, ठीक है। हाँ, अगर वही चीज जैसा न्यूक्लियर बम आज अगर पुतिन छोड़ दे तो वो कई सारे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देगा, तो अगर वही चीज नेचुरली भी होता है, कई बार न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है कई पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एरिया में, नेचुरली भी होता है, सडन होता है। अगर नेचुरली होगा तब वो मास एक्सटिंक्शन में इंक्लूड होगा, लेकिन शर्त ये है कि जो मास एक्सटिंक्शन होता है सडन होता है, नेचुरल होता है, और एकाध स्पीशीज गायब नहीं होता है, कई हजार स्पीशीज एक साथ गायब हो जाती है, कई हजार स्पीशीज एक साथ गायब हो जाती है। लगभग अर्थ को पूरी तरीके से तबाह करने में इफेक्टिव होता है मास एक्सटिंक्शन, मतलब दुनिया को कई साल पीछे, कई हजारों साल पीछे लेके चल जाएगा, ठीक है। यानी कि निगेटिव मैनर में इवोल्यूशन होगा, आप उसको बोल सकते हो रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, नॉट प्रोग्रेसिव, कई हजारों साल पीछे चला जाएगा नेचर। तो ऐसा जब होता है तो ऐसा 5 बार हो चुका, मैंने आपको बोला है, और संजोग से वो 5 बार नेचुरली ही तो हुआ है, तभी तो उसको हम बोल रहे हैं मास एक्सटिंक्शन। तो फिर कहते हैं सर छठा मास एक्सटिंक्शन तो गोइंग ऑन है, यस, छठा मास एक्सटिंक्शन गोइंग ऑन है, बट ये जो छठा मास एक्सटिंक्शन है ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, इस बात को एम्फेसिस देके बोला जा रहा है, इसीलिए छठे मास एक्सटिंक्शन को अलग नाम देंगे हम, और उसको बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन या मेन मेड एक्सटिंक्शन। और इसके लिए क्या क्या एक्टिविटी जिम्मेवार, इसके लिए मैंने आपको कल बताया था, हैबिटेट लॉस है, पोल्यूशन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, कई बार एलियन स्पीशीज इन्वेशन की वजह से भी हो रहा है, वो एक्सटिंक्शन इसका एक कारण है। तो मैन मेड की वजह से जो हो रहा है वो भी मास एक्सटिंक्शन के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, एनसीईआरटी ने भी लिखा है, बट मास एक्सटिंक्शन एक्सक्लूसिवली उन बातों को बोला जाता है जहां पर लार्ज स्केल में हो, और इन जनरल ये बोला जाता है क्योंकि 5 बार मास एक्सटिंक्शन नेचुरली हुआ है, तो इन जनरल ये आइडिया डेवलप कर लिया गया इकोलॉजिस्ट के बीच में कि मास एक्सटिंक्शन का मतलब नेचुरल सडन इवेंट, सडन हो, नेचुरल हो, लेकिन जरूरी नहीं कि नेचुरल हो, क्योंकि आप खुद ही तो कह रहे हो कि सिर्फ मास एक्सटिंक्शन मैन मेड है, यस और नो। बट वही फिर बोल रहा हूँ ना कि आमतौर पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मास एक्सटिंक्शन नेचुरल, क्योंकि अब तक 5 बार जो हुआ है वो नेचुरल ही था, तब तो इंसान आया ही नहीं, लेकिन छठा मास एक्सटिंक्शन इंसानों की एक्टिविटी की वजह से हो रहा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जब 5 बार मास एक्सटिंक्शन हुआ है ना, फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन में डायनासोर निपट गया था, जब पहला मास एक्सटिंक्शन हुआ था उसी टाइम डायनासोर निपट गया था। और जब पहला मास एक्सटिंक्शन हुआ था, देखो उस टाइम तो कोई था नहीं, बस अनुमानित कहानी ही बोली जाती है, बोला जाता है कि कोई पार्टिकल्स अलग अदर प्लेनेट से आके अर्थ के साथ, वो काफी स्पीड के साथ आ रहा था, अर्थ के साथ आके कोलाइड किया और बहुत बड़ा आग का गोला अर्थ पर गिरा, और जब गिरा तो उस टाइम डायनासोर पृथ्वी के सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, इतने बड़े हुआ करते थे कि कहीं छुप नहीं सकते, ठीक है। तो जब आग का गोला गिरा तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे वो तो बड़ों में छुप गए, इधर उधर छुप गए, वो बच गए। जब आग का खोला ठंडाया हजारों साल बाद, तब वो बिल से बाहर निकले और इवोल्व हुए, लेकिन डायनासोर कहीं बच नहीं पाया, वो आग के गोले में तरफ तरफ के जल जल के मर गया। कुछ लोग ये कहानियां बताते हैं, ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा इवोल्यूशन में जब बताऊंगा। तो हालांकि साइंटिफिक प्रूफ किसी का नहीं है, लेकिन ये बातें जो मैंने अभी बोला, मेजॉरिटी ऑफ इवोल्यूशनरिस्ट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ शायद कुछ ऐसा हुआ होगा। इवन जियोलॉजिस्ट भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हाँ कुछ ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा इसलिए डायनासोर गायब हुआ। लेकिन खैर छोड़ो, बातों में कितनी सच्चाई है ये तो खैर रिसर्च के बाद ही और बातें सामने आएगी, रिसर्च गोइंग ऑन है। लेकिन ये बात श्योर है कि डायनासोर फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन में ही निपट गया था। तो ये बात आपको अलग से याद रखना है कि डायनासोर फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन में निपट गया था। तो ये 3 टाइप के एक्सटिंक्शन हैं, नेचुरल, मास एक्सटिंक्शन और मेन मेड और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि नेचुरल एक्सटिंक्शन कब होता है, तो अगर इन पास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर कोई स्पीशीज गायब हुई है, एक्सटिंक्ट हुई है, तो नेचुरल एक्सटिंक्शन है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो ग्लोबल हो। फिर से वही बात बोल रहा हूँ, तीनों बात लोकल और ग्लोबल दोनों के लिए मैं कंबाइनली बता रहा हूँ, चाहे वो लोकल हो या ग्लोबल हो। अगेन मास एक्सटिंक्शन फिर वही बात कि अरे सडन इवेंट हो जाए, हाँ मोस्टली नेचुरल होता है, लेकिन आपको खुद पता है कि छठा वाला एंथ्रोपोजेनिक चल रहा है, ठीक है, तो उसको एक अलग टर्म दे दिया एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। अच्छा, इसी में आप रखेंगे याद कि 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, फर्स्ट में ही डायनासोर निपट गया था, ठीक है। अच्छा, ये मास एक्सटिंक्शन कैसे कैसे हो सकता है,
भूकंप हो सकता है, सुनामी हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन लावा जिसको कहते हैं वो हो सकता है, ठीक है, और भी फ्लड हो सकता है कि बहुत भयावह बाढ़ आ गया, ठीक है। इस सॉइल इरोजन हो सकता है कि किसी कारण से बाढ़ में इतनी ज्यादा सॉइल इरोजन हुई कि कई सारी प्लांट स्पीसीज निपट गई, उस पर डिपेंडेंट एनिमल स्पीसीज निपट गया, अब है ही नहीं। हो सकता है कोई भयानक आग लग जाए, अभी लगा था कुछ साल पहले अमेजन रेन फॉरेस्ट में ही आग लगा था, याद है ना? अमेजन रेन फॉरेस्ट में 2 साल पहले शायद आग लगा था, अमेजन रेन फॉरेस्ट में ही लगा था ना, भूल गया मैं। अरे 2 साल पहले ही लगा था हाल फिलहाल में, बहुत भयानक आग लगा था। तो अब नेचुरल आग लग गया, कई बार नेचुरल फायर भी होता है जंगल में, ठीक है, और कई बार गलती से जंगल में आग लग गया और वो आग कई महीनों तक गलता रहा, ठीक है, तो उसमें कई सारे स्पीसीज गायब हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब सडन, अगर सडन वर्ड आ गया तो सीधा समझ लेना कि मास एक्सटिंक्शन है, ठीक है, सडन वर्ड आ गया तो मास एक्सटिंक्शन है। अब आप बोलोगे सर छठा मास एक्सटिंक्शन ये सडन कहाँ हो रहा, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि छठा मास एक्सटिंक्शन को आप मास एक्सटिंक्शन इसलिए बोल रहे हो क्योंकि लार्ज स्केल में ऑर्गेनिज्म गायब हो रहा और होगा आने वाले दिनों में, बट एक्चुअल में उसको क्या बोलना चाहिए, मेन मेड या एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ठीक है। आई थिंक कि अब आपको क्लियर है कि मास एक्सटिंक्शन कितने प्रकार के, मतलब एक्सटिंक्शन कितने प्रकार से हो सकते हैं। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछिए फटाफट। अभिषेक माइक तो हाथ नो रखिए, सर। ठीक है, जब मैं ये पूछूं कि किसी को दिक्कत है तो माइक पे हाथ रखिए, माइक ऑन, यस सर या नो सर, जल्दी, और माइक ऑन। अतीक, नो सर। विभा, नो सर। शिवानंद, नो सर। सुमन, नो सर। विवेक, नो सर। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बातें आप वहां पे लिख लीजिएगा जहां पे वो बर्ड वाली बात थी ना, फिर डाउट मत पूछिएगा कि सर ये 2784 से तो ज्यादा होता है। अरे भाई लोकल एक्सटिंक्शन है, ग्लोबल एक्सटिंक्शन है। चलिए अब मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि ठीक है, आपने देख लिया टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन, किन स्पीशीज को गायब होने का खतरा ज्यादा है। आप बोलोगे सर आप तो बता ही दिए थे कि 23% ऑफ टोटल एनिमल है, 32% ऑफ एम्फीबियस, 31% ऑफ जिम्नो, 12% ऑफ बर्ड, बता ही तो दिए थे। अरे मैं वो नहीं बता रहा हूँ, तो डाटा बता रहा हूँ ना मैं, मतलब एक जो स्पीशीज गायब नहीं हुआ, मतलब गायब होने वाली है, उस पर खतरा मंडरा रहा है, उसको एक्सटिंक्ट होने का धमकी मिल रहा है, संकट है उसका सामने, ऐसे स्पीशीज का क्या पहचान, ऐसे स्पीशीज का क्या पहचान, और अगर आप उसको पहचान लिए तो हमारा दायित्व होता है कि उस स्पीशीज को तत्काल प्रभाव से प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि वो स्पीशीज अगर गायब हो गई तो फिर दोबारा रिकवरी उसका नहीं हो पाएगा। अच्छा आज कोई डे है, किसी को पता है आज कौन सा डे है इकोलॉजी से रिलेटेड? आज पूरी दुनिया एक डे सेलिब्रेट करती है, कौन सा डे है? 1 ईयर डे। क्या है? 1 ईयर डे कुछ करके। 1 डे। इससे पता चलता है कि आपको ग्रुप में कोई इन्फॉर्मेटिव चीज भेजा जाता है तो आप कितना पढ़ते हो। वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड हाँ लाइफ। देख के बोल रहा होगा, है ना? देख के बोलने से कोई फायदा नहीं है। आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है और इस डे को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है इस बात के संदर्भ में कि ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपने भी गौर किया होगा कि वो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे दुनिया से गायब होती जा रही है, कम होती जा रही है। गौर किया आपने? टाइगर, एलिफेंट, लायन, जिराफ, ये सब अब कम बचे हैं, पता है आपको? ये सब कम बचे हैं। इन्हीं को बचाने के लिए पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है एक डे, और इस डे में ऐसा नहीं कि आज ही के दिन केवल उसको बचाएंगे, इस डे में हम सोसाइटी को मोटिवेट करते हैं कि अगर हम वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है केवल एनिमल नहीं, एनिमल और प्लांट, तो उसमें वर्ड लिखा होगा, आप गौर किए होंगे, की स्पीशीज, मतलब ऐसे स्पीशीज, की स्टोन नहीं बोला है, की स्पीशीज बोला है, ऐसे स्पीशीज जिसका हमारे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसकी नंबर धीरे धीरे कम होती जा रही है, हम उसको बचाएं, इसलिए एक डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी स्पीशीज अगर गायब होने वाला है तो आप उसका क्या पहचाने कि वो गायब होने वाला है? कई सारे पहचान, बर्बली बोल रहा हूँ, फिर नोट से टिक कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लार्ज साइज बॉडी का है तो उसके ऊपर ज्यादा खतरा है कि वो गायब हो सकता है। बोलो क्यों? अगर इसका जीता जाता एग्जाम्पल लायन है, लायन और टाइगर, बोलो क्यों? अगर लार्ज बॉडी साइज का, उसका हंटिंग इजी है, उसका हंटिंग अगर इजी है तो
क्योंकि लार्ज बॉडी साइज है, अगर आप उसको कोई हंटिंग कर भी रहा है, गोली मार रहा है, तीर चला रहा है, तो सरफेस एरिया ज्यादा है, उसको मारना आसान है। और लार्ज बॉडी साइज के बाद एक समस्या ये भी आती है कि उसके मेंबर्स के, उसके पॉपुलेशन के मेंबर्स को रहने के लिए एरिया ज्यादा चाहिए, और अगर एरिया कम पड़ रहा है सर्वाइवल के लिए, तो हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट होने लग जाए, उसके मेंबर कम ही रह पाएंगे। तो दोनों ही प्रॉब्लम है उसके साथ। तो लार्ज बॉडी साइज वाले ऑर्गेनिज्म को खतरा है। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, उनको खतरा है जिनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम है। कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम से क्या, जिसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम होगी, मतलब कम ऑर्गेनिज्म पैदा करते होंगे, उसका मेंबर कम होगा। उसका मेंबर कम होगा, कल को कोई विपत्ति आई, कोई संकट आई, एक ही बार में सब निपट जाएंगे। अगर मेंबर ज्यादा होगा तो हो सकता है कि आधे नहीं पड़ जाए, आधा बच जाए। जो आधे बचेंगे बाद में वो मेंबर्स के, पॉपुलेशन के मेंबर्स को रिकवरी कर लेंगे। ऐसा आपने सुना होगा ना, पहले पुराने जमाने में कहावत होता था, घर में 10 बच्चे होने चाहिए, काम आएगा कभी कुछ भी हो जाए। तो पहले क्या था कि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे। ये क्यों गांव में कहावत चलता था पहले कि बड़ा परिवार सुखी परिवार, अब चलता है छोटा परिवार सुखी परिवार। पहले इसलिए चलता था कि पहले हमारा साइंस इतना डेवलप हुआ नहीं था, ठीक है, तो कोई भी बीमारी होता था, पर्सन उससे मर जाता था, हमारा मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ था। अब क्या है कि मेडिकल साइंस में हमें इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि अगर घर में एक बेटा एक बेटी भी है तो लगता है कि हम सेफ, कुछ होगा तो बचा लेंगे, इसलिए अब कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। पहले क्या होता था, पता था मेडिकल साइंस है नहीं है, 2 बच्चा रहेंगे, दोनों अगर किसी बीमारी से मर गया तो फिर आगे का जनरेशन यही खत्म, इसलिए कहते थे 10 बच्चे रखो। तो अगर पॉपुलेशन कम रहेगा, मेंबर कम रहेगा, अब बताओ जानवर का इलाज कौन करने वाला है? अरे चलो इंसान तो इंसान के लिए इलाज कर रहा है, जानवरों के लिए आप कितना प्रेरित हो आपको भी पता है। जानवर के लिए तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत प्रेरित है, वेटनरी डॉक्टर है। प्लांट की इलाज कौन करेगा? मुझे एक बात बताओ, प्लांट गायब हो गया, माइक्रोब्स गायब हो गया। तो जिसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम है, उसका पॉपुलेशन में मेंबर कम है और उनको गायब होने की खतरा ज्यादा है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रेड पांडा। रेड पांडा हुआ करता था एक ऑर्गेनिज्म, गायब हो गया इसी कारण से, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम था, पॉपुलेशन गायब हो गया, ठीक है। तो ये फिर इसके अलावा और मैं बता रहा हूं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो माइग्रेट करता है, ठीक है, माइग्रेशन शो करता है, माइग्रेशन शो करने से प्रॉब्लम नहीं है, माइग्रेशन शो करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर माइग्रेशन का पाथ फिक्स्ड हो ना तो शिकारी पहचान लेते, अच्छा ये इधर से आता जाता। माइग्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स्ड माइग्रेटरी पाथ से प्रॉब्लम है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का माइग्रेटरी पाथ फिक्स्ड है तो उसके गायब होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जो शिकारी हैं, हंटर हैं, वो उसका हंटिंग इजीली कर ले। और इसका जीता जाता एग्जांपल है एंटार्क्टिका के समंदर में व्हेल। सुना ध्यान से, आर्टिक में मतलब नॉर्थ में व्हेल का माइग्रेटरी पाथ फिक्स नहीं है, वेरिएबल पाथ से वो माइग्रेशन शो करता है। अच्छा एक बात आता है कि व्हेल माइग्रेशन क्यों शो करता है, कोई बता सकता है? व्हेल माइग्रेशन क्यों शो करता है? सर क्योंकि सर आइज, बोलो बोलो, सर आइज की वजह से। ये बोलो कि लेग फ्रीज हो टेम्परेचर जाता है। रेगुलेशन। बोल सकते हो टेम्परेचर वेरिएशन इन वाटर। मैंने आपको बोला था कि ठीक है वेल के पास ब्लबर है, लेकिन जब टेम्परेचर एक्सेस गर्म या ठंडा होने लगती है, ठंडा होने लगती है, गर्म नहीं ठंडा होने लगती है, तो वो वार्मर एरिया की तरफ भागते हैं। कौन? ये व्हेल। तो जब भागते हैं तो माइग्रेशन शो करते हैं, लेकिन नॉर्थ रीजन वाले व्हेल चालाक हैं, वो जब गए जिस एरिया से लौटेंगे उस एरिया से नहीं, लौटेंगे दूसरे रूट से। तो जो शिकार करते हैं व्हेल का वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, नॉर्थ एरिया में व्हेल को खतरा कम, आर्टिक में, लेकिन एंटार्क्टिका में व्हेल का खूब शिकार हो रहा है, क्योंकि ना शिकारी को पता है इधर से जाएगा, पहले से तीर लगा के बैठे लाएगा चला देंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का माइग्रेटरी पाथ फिक्स, उसको खतरा है। तो मैंने ओवरऑल क्या बोला इसका लार्ज बॉडी ज्यादा है उसको खतरा है, जिसका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम है उसको खतरा है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के साथ जिसका पॉपुलेशन कम है उसको खतरा है, फिक्स माइग्रेटरी पाथ को खतरा है। और सुनो, जो फूड चेन में हाई ट्रॉपिक लेवल पे है उसको भी खतरा है। क्या खतरा है आपको भी पता है, फूड चेन में अगर हाई ट्रॉपिक लेवल पे है तो उसका मेंबर में पॉपुलेशन में मेंबर कम होता है। आप तो कभी सारे फूड चेन पढ़े, यही दिखा है ना आपको। इन जनरल जब क्या होता है कि नॉर्मल फूड चेन में हाई ट्रॉपिक लेवल पर पॉपुलेशन का मेंबर
कम होता है, मतलब कि फूड चेन आगे बढ़ते जाएगी, मेंबर कम होते जाते हैं, ठीक है। तो मेंबर कम, फिर से वही बात, एक्सटेंशन का खतरा ज्यादा रहता है। इसके अलावा एक टर्म आता है बायोमैग्निफिकेशन, इस टर्म को समझिएगा, वैसे मैं इसको पॉल्यूशन में भी पढ़ाऊंगा। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है, मैग्नीफाई का मतलब होता है इंक्रीज होता है, बायो का मतलब लिविंग। लिविंग बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर टॉक्सिक केमिकल का कंसेंट्रेशन ट्रॉफिक लेवल बाय ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होना। जैसे सपोज करो कि डीडीटी था, डीडीटी पानी में डिजोल्व हो गया, उसको फाइटोप्लैंक्टन ने ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूज कर लिया या ड्यूरिंग अपने मेटाबॉलिज्म यूज कर लिया, उसको खाया जूप्लैंक्टन, डीडीटी चला गया जूप्लैंक्टन में। उसको खाया स्मॉल फिश, वो चला गया स्मॉल फिश में। उसको खाया लार्ज फिश, वो चला गया लार्ज फिश में। उसको खाया फिश ईटिंग बर्ड या शार्क या कोई और, या हम इंसान, उसमें चला गया। तो ये जो डीडीटी है टॉक्सिक केमिकल है, इस टॉक्सिक केमिकल का फूड चेन के माध्यम से हर ट्रॉपिक लेवल पे जाना। और आपको पता है कि ये जो ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा जाएगा जाएगा, तो जो हाई ट्रॉपिक लेवल की तरफ है उसके पास तो कई सारे फूड चेन टर्मिनेट हो रहे होंगे, तो उसकी वजह से हाई ट्रॉपिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को बायोमैग्निफिकेशन की वजह से भी खतरा है। क्या खतरा है? क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। तो बायोमैग्निफिकेशन की वजह से भी उनको खतरा है जो हाई ट्रॉपिक लेवल पे है, और उनका मेंबर कम है पॉपुलेशन में, इसकी वजह से भी उनको खतरा है। कुल मिला के जो स्पीशीज गायब होने वाले हैं, इकोलॉजिस्ट उनका एक जनरल कैरेक्टर्स बताते हैं कि गायब होने वाले स्पीशीज इस कैरेक्टर को बिलोंग करते होंगे, ऐसे और इनको ढूंढिए और उनको तत्काल प्रभाव से प्रोटेक्शन दिया जाए। दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज पर्टिकुलरली ससेप्टिबल मतलब संभावित टू एक्सटिंक्शंस, जिनकी संभावना एक्सटिंक्ट होने की, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो आपके सामने स्क्रीन पर। लार्ज बॉडी साइड, उससे क्या होता है, उसका हंटिंग इजी होता है, ठीक है। दूसरा, एक्सटिंक्शन उनका लेस स्पेस और लेस फूड की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, होगा। लार्ज सॉरी लो रिप्रोडक्टिव रेट, और रिप्रोडक्टिव रेट को ही बोलते हैं ना बायोटिक पोटेंशियल, और स्मॉल पॉपुलेशन साइज, इसकी वजह से गायब होगा। इसका जीता जागता एग्जांपल है रेड पांडा। अच्छा, रेड पांडा कहाँ का रहने वाला था, ये पूछ लिया जाता है। ये ईस्टर्न हिमालय और साउथ वेस्टर्न चाइना का रहने वाला था, वहां का नेटिव था, गायब हो गया। तो ये भी याद रख लेना कि रेड पांडा नेटिव टू ईस्टर्न हिमालय और साउथ वेस्टर्न चाइना का था, ठीक है, गायब हो गया। उसके बाद जो हाई ट्रॉपिक लेवल पर रहते हैं फूड चेन में, तो चूंकि उनके नंबर कम होते हैं तो उससे उसको गायब होने का खतरा ज्यादा है। फिर जो हाई ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं उसको बायोमैग्निफिकेशन से भी खतरा है गायब होने का। फिर जिनका माइग्रेटरी पाथ फिक्स है, जैसे कि व्हेल इन एंटार्क्टिका रीजन, ठीक है। अच्छा, व्हेल के जैसा ही फिक्स माइग्रेटरी पाथ शो करने वाला हुपिंग करेन भी है, ये भी एनिमल है, वो भी फिक्स माइग्रेटरी पाथ से जाता है, तो उसका हंटिंग इजी हो जाता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो जब विंटर में टेम्परेचर खूब ज्यादा घट जाता है तो व्हेल, साउथ रीजन वाले व्हेल माइग्रेशन शो करते हैं, लेकिन एक गलती कर देते हैं कि फिक्स माइग्रेटरी पाथ से करते हैं। फिर वही अगर नॉर्दर्न रीजन में भी होता है माइग्रेशन, लेकिन वहां फिक्स माइग्रेटरी पाथ नहीं है, वो होशियार है, ठीक है, तो उनको खतरा नहीं है, ये बात मैं अलग से बता दें, ठीक है। फिर इसके अलावा अच्छा एक बात और, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज नैरो है, मतलब जो जैसे कि मान लो आज इंसान लगभग पूरे पृथ्वी पर हर जगह है। अगर मान लो कि कल को यूक्रेन पे या यूक्रेन से रिलेटेड कई सारे यूरोपियन कंट्री पे रसिया चलाता है बम, या फिर नाटो के सारे देश पे चला देता है, तो अभी आपने देखा होगा वोटिंग में कि टोटल 35 कंट्रीज ने रसिया के ना तो खिलाफ ना तो सपोर्ट में वोट किया, बाकी लगभग 142 कंट्रीज ने रसिया के खिलाफ में वोट किया कि रसिया गलत करता है, ठीक है। तो अब कल को पुतिन साहब को गुस्सा आ जाए और वो 142 देश को टारगेट कर, ठीक है, उड़ा देगा, न्यूक्लियर बम है, उड़ा सकता है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम उसके पास 5000 के आसपास है, तो वो उड़ा सकता है, सफिशियंट है उतना बम 142 देश को खत्म करने, कर सकता है, उछा लिया। लेकिन वो 35 देश को नहीं करेगा कुछ, क्योंकि 35 देश ने अगर उसका सपोर्ट नहीं किया है तो अपोज भी तो नहीं किया है ना, मतलब इनडायरेक्टली दोस्ती भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है। तो अगर वो 142 देश उड़ा देगा तो इस 35 देश में इंसान बच जाएगा। अब सपोज करो वो 142 देश में केवल इंसान होता और इस 35 देश में इंसाने नहीं होता, तो फिर इंसान पूरी पृथ्वी से खत्म हो जाता। कह रहे हैं पुतिन बच जाता अकेला, पुतिन का आत्मा इस पूरी दुनिया को पैदा करता पुतिन का आत्मा पूरी दुनिया को पैदा करता फिर से। फिर कह रहे हैं कि सर अगर ये 35 देश नहीं होता तो इसके वोट करने और ना करने का कोई मतलब ही नहीं होता। सपोज करो ना कि 35 नहीं होता, 142 का 142 अपोज कर देता उसका कि वो गलत कर रहा है,
तो उड़ा देता उसको, और उड़ा देता तो फिर इंसान खत्म हो जाता। तो कहने का मतलब ये कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कम है, आज इंसान पूरी दुनिया में छाया हुआ है, कहीं प्रलय आएगा, कहीं कुछ होगा, यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, अभी जब ये हुआ था, कोरोना आया था, तो कुछ पर्टिकुलर देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, लोग मरे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इंसान खत्म हो गए पृथ्वी पर से, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अभी इंसान बहुत राज करेगा, बहुत राज करेगा, तो बस यही होता है। और जो ऑर्गेनिज्म लोकलाइज्ड है, पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली एंडेमिक स्पीसीज, जो एक पर्टिकुलर रेंज में मिलते हैं, उनको खत्म होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो वही बात है, जो नैरो है या लोकलाइज्ड है, उनको खत्म होने की संभावना ज्यादा है। और इसमें भी आप 2-3 एग्जांपल याद रख लेना, जैसे आइलैंड वाले स्पीसीज, बोलो आइलैंड पे ना लोकलाइज्ड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज उसका कम होता है। फिर ऐसे ही वुडलैंड कैरिबाउ हिरन के जैसा होता है। ठीक है, ये सब इनके डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बहुत कम होते हैं, अगर वहां कल को कोई प्रॉब्लम आया निपट ही जाएंगे भाई साहब। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन स्पीसीज के जिनको खतरा है गायब होने। ठीक है, तो ये आप देख लेना। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज, जो अभी हम अगले मीटिंग में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? फटाफट अभिषेक। नो सर। ठीक, नो सर। रिभा, नो सर। शिवानंद। नैरो रेंज एक बार और बताते ना। नैरो का मतलब कि जो कम एरिया में रह रहा है, ज्यादा एरिया में रह रहा है तो ब्रॉड, कम एरिया में रह रहा है तो नैरो। क्लियर। सुमन, नो विवेक। नो सर। कैमरा क्यों बंद किया अभिषेक? अभिषेक यस सर। कैमरा बंद कियो। नो सर, वो मकान मालिक आ गए थे, थोड़ा सा वही। बात करिए, पहले बात करिए सर।